सारी आजादी मैंने यहाँ पे लिख के बता दी। अब आती है कंजर्वेटिव। तो इतना जो उड़ाई चल रही थी, इतना जो पंछी बनूं उड़ती चलूं टाइप की जो हरकतें चल रही थी नेपोलियन की, कि मैं सिर्फ फ्रांस पे कब्जा नहीं करूंगा, मैं पूरे यूरोप पे कब्जा करूंगा। नजर लगाने वाले तो बैठे थे, दुश्मन तो वो इकट्ठे किए जा रहा था। वो दुश्मन कौन थे? जब नेपोलियन चाहता था कि राजा और रानी गद्दी से उतरे और मैं गद्दी पे बैठूं, तो कौन होगा दुश्मन उसका? दुश्मन होंगे राजा और रानी, और राजा और रानी के दोस्त, और राजा और रानी के रिश्तेदार, राइट? सो क्या मैं ये बोल सकती हूँ दैट नेपोलियन के जो दुश्मन थे वो कौन कौन से थे? एक तो थे आपके मोनार्क्स, एक हो गए अरिस्टोक्रेसी, है ना भाई। जो सोसाइटी के अमीर लोग थे उन्हें तो राजा का राजपाट बहुत अच्छा लगता था, राजा भी मजे उड़ाता था और वो अमीर लोग भी मजे उड़ाते थे। गरीब लोगों की तो प्रॉब्लम थी। तो इसके जो दुश्मन थे नेपोलियन के, वो इस तरीके के लोग थे, मोनार्क एंड एरिस्टोक्रेट्स। तो आसपास के फ्रांस के आसपास के देश जहां पे मोनार्की थी, उन्होंने नेपोलियन को हराने का षड्यंत्र बनाया। कई बार बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई जहां पे नेपोलियन अपनी थोड़ी थोड़ी जमीन हारता गया। फाइनली बैटल ऑफ वाटरलू में विश्वास ही सफलता की। बुक योर सीट एट जस्ट ₹999 ओनली, वैलिड टिल 10th मार्च। डिफीटेड नेपोलियन को बिल्कुल हरा दिया गया और नेपोलियन से उसकी सारी जमीन छीन ली गई, सारी की सारी जमीन छीन ली गई। ठीक है, तो अब आने वाला था कंजर्वेटिज्म। अभी लिबरलिज्म समझा, लिबरलिज्म का मतलब आजादी, कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है? सी फॉर चेंज, सी फॉर कंजर्वेटिज्म, सी फॉर चेंज, सी फॉर कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म कहता है कि मुझे बदलाव पसंद नहीं। जो लोग कंजर्वेटिव होते हैं वो कहते हैं हमें बदलाव पसंद नहीं। जैसे घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं वो बोलते हैं ये क्या जीन्स पहन रखी है, सूट साड़ी अच्छी लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सदियों से लोगों को सूट साड़ी पहनते हुए देखा है। तो उन्हें वो सोसाइटी में बदलाव समझ नहीं आ रहा कि अब लोग जीन्स पहनना चाह रहे हैं, स्कर्ट पहनना चाह रहे हैं, तो क्या हम उन्हें कंजर्वेटिव बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे किसी देश को कंजर्वेटिव बोल रही हूँ तो मैं उन देशों को कंजर्वेटिव बोल रही हूँ जो सोसाइटी में जो नया तरीके की डेमोक्रेसी या फिर देशभक्ति आ रही थी वो नहीं चाहते थे। ठीक है, सो यूरोप के जो कंजर्वेटिव देश थे वो फ्रांस के रेवोल्यूशन से पहले थोड़े ज्यादा कंजर्वेटिव थे। फ्रांस के रेवोल्यूशन के बाद, नेपोलियन के आने के बाद वो थोड़े से कम कंजर्वेटिव हो गए। उन्हें ये समझ आया कि भैया नेपोलियन ने जो चीजें अच्छी की हैं, जैसे कि उन्होंने अपनी आर्मी को बहुत अच्छा बनाया है, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को अच्छा बनाया है, उन्होंने थोड़े से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्मूथ कर दिया है यूरोप में। तो ये सारी जो अच्छी अच्छी चीजें एक काम करते हैं, हम उनसे सीख लेते हैं, बाकी उन्होंने जो किया जो हमें समझ नहीं आ रहा वो हटा देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है दैट कंजर्वेटिव पीपल बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन and after French Revolution they were little bit different, not a lot different, they were little bit different. And what is conservatism बच्चा? कंजर्वेटिज्म इज एन आइडियोलॉजी, एक सोचने का तरीका है। इट इज एन आइडियोलॉजी और यू कैन से फिलॉसफी दैट डजंट वेलकम चेंज इन सोसाइटी। सोसाइटी में बदलाव आए, कंजर्वेटिज्म को पसंद नहीं। एंड बिलीव्स इन absolute nations, absolute institutions such as marriage, religion, monarchy, etc. बेसिकली ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सोसाइटी में बदलाव नहीं लाने देना चाहता है या उसे बदलाव पसंद नहीं आते हैं और सदियों से तो होता चला आ रहा है वैसा ही उसे पसंद आता है, उसे आप कंजर्वेटिव बोल सकते हो। जैसे कि रिलीजन सदियों से एक जैसा रहता है। जैसे कि मैरिज जो है पहले भी जिस तरीके की होती थी शादियां आज भी उस तरीके की होती है। मोनार्की, राजा का राजपाट अगर पहले जैसा होता था वैसे ही आज होता है। तो इस तरीके के एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस में जो लोग विश्वास करते हैं उन्हें हम कंजर्वेटिज्म या कंजर्वेटिव बोल सकते हैं। सो यूरोप में आ रहा था बच्चा कंजर्वेटिज्म, और यूरोप में ये कंजर्वेटिज्म लेके आ रहे थे 4 देश मिलके, और इन 4 देशों का नाम है बाप रे बाप। तो इन्होंने नेपोलियन को हरा दिया। बैटल ऑफ वाटरलू हुई 1815, इन्होंने नेपोलियन को हरा दिया। और ये बाप रे बाप देश कौन थे? बाप, नॉट फादर, बाप।
ठीक है, आर आएगा बीच में, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशियन, प्रशिया। यहाँ पे क्या था, चारों देशों में मोनार्की थी। नेपोलियन क्या ला रहा था, डेमोक्रेसी थोड़ी बहुत ला रहा था, दो वो खुद ही गद्दी पे बैठ जाता था, लेकिन जो ट्रेडिशनली राजा और रानी थे उन्हें तो गद्दी से नीचे उतार देता था। तो इन चारों देशों को नेपोलियन पसंद नहीं आ रहा था, इन्होंने नेपोलियन को हराया। हराने के बाद इन्होंने सोचा कि नेपोलियन ने अपने राज में जो इतनी सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रखी है, इस प्रॉपर्टी का क्या करना है। तो वो प्रॉपर्टी के डिस्कशन के लिए ये लोग वेना में बैठे। वेना कहाँ पे बच्चा, ऑस्ट्रिया में है। तो जब ऑस्ट्रिया में पार्टी हो रही है, ऑस्ट्रिया में डिस्कशन हो रहा है, तो ऑस्ट्रिया के लोग ही तो होस्ट करेंगे। तो इस पार्टी को होस्ट किया ऑस्ट्रिया के चांसलर ने, जिसका नाम था मेटरनिच। ड्यूक तो उसके नाम के आगे ऐसे ही लगा दिया, पदवी है उसकी, लेकिन नाम था उसका मेटरनिच। तो वेना में पार्टी की गई। क्यों की गई पार्टी, ट्रीटी ऑफ वेना साइन करने के लिए, कि भैया नेपोलियन ने जो जो यूरोप में किया था अब उसका क्या करना है, बैठ के डिसाइड करते हैं, हरा तो उसे दिया ही है। 1815 में की गई, ड्यूक मेटरनिच ने होस्ट की, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि नेपोलियन ने जो जो किया है उसे दोबारा से हटाते हैं और यूरोप में दोबारा से